यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही हमें समझ आता है कि ये टॉपिक जो है ये एग्रीमेंट है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब गाइज, हम लोगों को पता है कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं हम लोग कर्ता को, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया, यानी कि एक्शन वर्ड्स जो आपका एक्शन एक्सप्रेस करते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट ये कहता है कि जो भी सेंटेंस में वर्ब यूज़ होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही यूज़ होगा, यानी कि वर्ब शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक थिंग जो आप लोगों को मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ वो ये है कि हम लोगों को जनरल तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। मैंने पहले भी बताया है सब्जेक्ट कौन हो सकता है। सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या तो एक प्रोनाउन हो सकता है, राइट। अब सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर, पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी है तो उसके अकॉर्डिंग जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब से कहने का मतलब है जैसे इज, वॉज, हैज़। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी यूज़ होगी गाइज? वर्ब भी यूज़ होगी प्लूरल। प्लूरल वर्ब से कहने का मतलब है जैसे आर, वर, हैव। ये सारे वर्ब्स जो हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ये तो हो गया जनरल पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये इजीली पता होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको आज भी ये पॉइंट क्लियर नहीं है। और वो पॉइंट ये है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ आप लोग वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये प्रेजेंट टेंस का भी रूल है, ये मैं आपको टेंसेस में भी बताऊंगी। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एस या ई एस, यानी फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं एस या ई एस लगा के। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी ऐसी ई एस की ज़रूरत हमें नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट की एग्जाम्पल लूँ, मैं कुछ ऐसा लिखूँ, ही प्ले और प्लेस क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, जल्दी से बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? हमें पता है सब्जेक्ट ही है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, राइट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ हुआ है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज प्ले, सेकंड फॉर्म इज प्लेड, थर्ड फॉर्म इज प्लेड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। हमें पता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा हमें कौन सा वाला फॉर्म लेना है? जिसके साथ एस या ई एस का यूज़ हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे प्लेस। अब मैं ही की जगह सब्जेक्ट बना दूँ दे, कुछ ज़्यादा लोग हैं, ऑप्शंस वही हैं, प्ले और प्लेस क्रिकेट। अब क्या आप चूज़ करेंगे गाइस? हमें पता है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल के साथ आप वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, ये पॉइंट सेकेंड और थर्ड फॉर्म पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग? यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ जैसी वो होती है, कुछ भी एस या ई एस लगाने की उसके साथ हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब रूल्स में हम लोग को क्या पढ़ना है कि किस तरह का सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हमें किस तरह से वर्ब्स यूज़ करने हैं। जनरल तो हमें पता है गाइस कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है ये जो जनरल वन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है, बेसिकली सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया होता है, तो वहाँ पर पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी के अकॉर्डिंग कुछ मेजर सेंटेंसेस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। फाइन, तो चलिए करते हैं रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 कुछ ऐसा है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद यूज़ हुआ है एंड का, उसके बाद एक और सब्जेक्ट है, यानी कि एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं जिनके बीच में लगा है एंड। ऐसा मान लेते हैं सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ठीक है।
दो नाउन है या दो प्रोनाउन है, उनके बीच में लगा है एंड। अब दो लोग हैं या दो नाउन प्रोनाउन है, तो आप लोग वर्ब कैसे यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली सभी लोगों को पता है वर्ब हम कैसे रखते हैं, प्लूरल। जिसको समझ नहीं आया मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, राम सब्जेक्ट 1 हो गया एंड रवि इज और आर प्लेइंग। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? राम एंड रवि इज प्लेइंग और राम एंड रवि आर प्लेइंग। ऑब्वियसली सभी लोगों को पता है राम एंड रवि आर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि पता है राम एक अलग नाउन है, रवि एक अलग नाउन है, दो लोग हैं बेसिकली, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो दो हैं और प्लूरल हैं। अब इसी के, ये तो था बेसिक। अब इसके हैं कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद। अब एक्सेप्शंस क्या है कि सेंटेंस वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट दो ही हैं, उनके बीच में एंड कंजंक्शन ही है, लेकिन वर्ब जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट 1 उसी के साथ एंड, सब्जेक्ट 2, लेकिन जो वर्ब हम यूज़ करेंगे गाइस वो वर्ब होगी सिंगुलर। अब यहाँ वर्ब सिंगुलर क्यों होगी? रीज़न है कि जब दो सब्जेक्ट्स व्हेन दे एक्सप्रेस एन आइडिया, जब दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया एक्सप्रेस करते हैं या फिर कुछ एक तरह का फ्रेज़ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, एक ही फ्रेज़ में ये यूज़ हुए हैं, उस वक्त हम लोग वर्ब सिंगुलर रखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो है लेकिन आइडिया सेम है। जनरली पर्सन्स की बात की जाए तो वो तो दो ही हैं, वो क्या आइडिया एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर मैं सेंटेंस कुछ ऐसा लिख दूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिखूँ, ब्रेड एंड बटर is or are essential for life. Sentence number 1. Sentence number 2. Bread and butter is or are available in the store. अब ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस में जल्दी से फ़र्क पता कीजिए कि क्या फ़र्क है यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस की सेंस में बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया है ब्रेड एंड बटर इज़ और आर असेंशियल फॉर लाइफ। अब ब्रेड एंड बटर लाइफ के लिए असेंशियल है। यहाँ पर क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये एक आइडिया। अब ये एक आइडिया कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना कि खाना पीना या फिर छोटी छोटी नेसेसिटीज़, ब्रेड बटर हम किसको बोलते हैं? रोटी पानी, छोटी छोटी नेसेसिटीज़ जो हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। ये बेसिकली एक आइडिया एक्सप्रेस करने वाला फ्रेज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर की बात की गई है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? एक आइडिया। आइडिया कैसा? बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो बेसिक ज़रूरतें हैं हमारे जीवन की। तो यहाँ पर अगर ये आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है तो मैं वर्ब क्या चूज़ करूँगी? सिंगुलर। राइट। अब सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं डिफरेंस क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम है। डिफरेंस इज द ब्रेड एंड बटर इज और आर अवेलेबल इन द स्टोर। अब यहाँ पर ब्रेड का जो पैकेट है या फिर बटर का जो पैकेट है उसकी बात की जा रही है कि वो स्टोर में अवेलेबल है। राइट। अब ब्रेड का अलग पैकेट अवेलेबल होगा, बटर का अलग पैकेट, मतलब उसकी मटेरियलिस्टिक थिंग की बात हो रही है, ना कि कोई आइडिया या फिर फ्रेज़ की एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब चीज़ों की बात हो रही है उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम लोग बचपन से एक क्या सुनते आ रहे हैं? एक कोट सुनते आ रहे हैं, एक कहावत सुनते आ रहे हैं हम लोग बचपन से। वो कहावत क्या है? स्लो एंड स्टेडी wins the race। सुनते आ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टडी जो है ये दो लोग तो नहीं है, ये कुछ दो वर्ड्स हैं, दो एडजेक्टिव्स हैं जो सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी, हम लोगों ने एक कहानी भी सुनी है, स्टोरी भी हम लोगों ने सुन चुकी है जिसका ये मोराल है। और वो कहानी क्या थी? खरगोश और कछुए की कहानी, सब लोगों को पता है। उसी का मोराल है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दो वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बीच में एंड है, और हमने वर्ब क्या यूज़ किया है? विंस। विंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज़ किया है? एस।
फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस कब यूज़ करते थे, मैंने आपको बताया था जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब ये दो वर्ड्स यहाँ पर एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसके साथ क्या लगाया जाता है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया जाता है। और ये कहावत तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ग्रामेटिकली, जो जैसी कहावत है जो वैसे ही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये था एक एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट का, बेसिकली एक एक्सेप्शन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कौन से वर्ड्स को हमने देखना है कि कब वो आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर वो नॉर्मली कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग या पर्सन की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। रूल 2। अब यहाँ पर भी गाइस ध्यान से देखिएगा, दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट दो ही है, लेकिन यहाँ पर एंड का यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर लें जैसे कि as well as, along with, together with, in addition to, उसके बाद with, and नहीं, and not, सिर्फ अकेला and नहीं है, क्या है and not, या फिर besides, etc, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स दो सब्जेक्ट्स के बीच में दे दिए हूँ, तो तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वर्ब सेंटेंस का किसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। सो गाइस इन वर्ड्स के साथ, इन जब ये वर्ड्स सब्जेक्ट्स के बीच में दिए होते हैं, इस केस में हम लोग वर्ब हमेशा चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट 1। ध्यान से सुनिए, वर्ब इज चूजन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों किया जाता है। मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिखूं, रवि along with his friends is or are going to the party, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, रवि अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज और आर गोइंग टू द पार्टी। अब गाइज आप लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पर हिज फ्रेंड्स हैं तो आर ही होना चाहिए, रवि और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास एक साथ हैं, तो हम क्या चूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं होगा। रूल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वर्ब इज चूजन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों चूज़ किया जाता है गाइज, ध्यान से देखिए। ये जो वर्ड्स मैंने आप लोगों को लिखवाए ना, इनका मतलब क्या है कि एक पर्सन है, उसके अलॉन्ग विद कुछ और है, ठीक है। एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, उसके अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, उसके बिसाइड्स, यानी कि एक सब्जेक्ट तो है, उसके साथ कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मेन जो एक्शन करने वाला पर्सन है या नाउन है वो एक ही है, बाकी जो है वो सेकेंडरी है, वो उसके साथ में है। तो हमें कौन सा वाला देखना है, जो प्राइमरी सब्जेक्ट होगा, राइट। इसीलिए हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ फर्स्ट वर्ड को ही प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, रवि। हमें हिज फ्रेंड्स को ध्यान ही नहीं देना है, जब हमें दिख गया कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माई पेरेंट्स and not I am is are planning a holiday। कुछ ऐसा सेंटेंस मैंने लिखा कि मेरे पेरेंट्स और मैं नहीं, आर नॉट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, जो अगला पर्सन है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसे, ठीक है। एम इज आर प्लानिंग अ हॉलीडे। अब हमें पता है एंड नॉट लगा है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है, माई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। अब पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब को चूज़ करेंगे। अब आई के अकॉर्डिंग एम नहीं देखना या फिर इज़ नहीं देखना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब गाइज इसी पॉइंट से रिलेटेड या फिर मैं नेक्स्ट रूल ही बताती हूँ आप लोगों को कि एक और पॉइंट है
जहाँ पर हम वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, और वो कब करते हैं, जब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाए। कैसे वर्ड्स? जिन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। रूल 3 रिलेटेड टू कोरिलेटेड कंजंक्शंस। अब सबसे पहले बात आती है कि कोरिलेटेड कंजंक्शंस क्या है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि कंजंक्शंस क्या होती हैं। तो कंजंक्शंस क्या है गाइस? इसमें से एक वर्ड देख रहे हो, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है? जॉइनिंग पॉइंट। तो कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट्स को, नाउन्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या पार्ट ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम। अब राम और श्याम के बीच में जॉइनिंग वर्ड क्या था? एंड। तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन। इसी तरीके से मैं लिख दूँ राम और श्याम। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वर्ड क्या है? और। तो और भी क्या हुआ? कंजंक्शन। अब को रिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, एक अकेला वर्ड नहीं है, दो वर्ड्स। जैसे नीदर वर्ड है, इसका को रिलेटेड कंजंक्शन क्या है? नॉर। हम लोग बोलते हैं नीदर नॉर। ईदर है, इसका को रिलेटेड कंजंक्शन क्या है? और। ईदर और। उसके बाद एक और नॉट ओनली, इसका को रिलेटिव क्या है? बट ऑल्सो। ये भी हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस जिसे हम कहते हैं। अब को रिलेटिव कंजंक्शंस का रूल क्या है गाइस? कि देखिए हमारे पास लेट्स से नीदर है, ठीक है। नीदर के साथ एक सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है नॉर, इसका को रिलेटिव कंजंक्शन, और नॉर के साथ सब्जेक्ट टू दिया गया है। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, नीदर रवि नॉर श्याम, है ना। नीदर के साथ क्या है? एक सब्जेक्ट। नॉर के साथ क्या है? दूसरा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? रवि के अकॉर्डिंग या श्याम के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग? तो गाइज जब ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमें सब्जेक्ट्स के साथ दिए जाते हैं, उस वक्त आप लोग वर्ब चूज़ करते हैं नियरर सब्जेक्ट टू द वर्ब, वो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब के पास में है। वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट 2। तो इन वर्ब्स के केस में, इन वर्ड्स के केस में वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2। जो मैंने पहले वर्ड्स करवाए थे अलॉन्ग विद एज वेल एज, वहाँ पर आप सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। जब ऐसे वर्ड्स दिए हों उस वक्त आप चूज़ करते हैं सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस। अब मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ईदर एल्सा और माय सिस्टर्स इज और आर प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर मी। ठीक है, ये है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? या तो एल्सा या फिर मेरी सिस्टर्स प्लान कर रही हैं सरप्राइज मेरे लिए। ठीक है, अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? एल्सा। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। अब हमने देखा हमारे पास क्या है? को रिलेटिव कंजंक्शन ईदर और, जिनके साथ ये सब्जेक्ट्स का यूज़ हुआ है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इस जल्दी बताइए। वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। अब सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी? आर। अगर इन वर्ड्स के साथ ये सब्जेक्ट सिंगुलर होती तो वर्ब इज होती। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रूल। ये पॉइंट गाइज मैंने आपको जब प्रोनाउंस करवाए थे मैंने उस वक्त भी बताया था। जिन्होंने प्रोनाउंस अभी तक पढ़ लिए होंगे उन्हें ये पॉइंट पहले से आता होगा। पॉइंट क्या था कि जब भी एक सेंटेंस ईच, एवरी, ईदर या फिर नीदर से स्टार्ट होता है, जब भी एक सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है और इनके डायरेक्टली बाद एक नाउन लगा होता है, नाउन यानी कि सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्वियसली एक वर्ब होगा, तो ये नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। राइट, मैंने बताया था। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ,
ईच बॉय इन द क्लास इज और आर इंटेलिजेंट। हर एक लड़का क्लास का इंटेलिजेंट है, हर एक लड़का। तो ये एक लड़के की पॉइंट आउट कर रहे हैं वन बाय वन। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और यहाँ पे मैं बॉयज़ नहीं लिख सकती, नाउन भी कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक है, ये पॉइंट याद है आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया था। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, और वो पॉइंट क्या था कि वर्ड्स हमारे पास सेम ही हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। लेकिन अब नाउन इनके डायरेक्टली बाद नहीं है, उससे पहले क्या लगा है? ऑफ, द, फिर नाउन एंड देन वर्ब, है ना? कुछ ऐसे ही बताया था। तो जब हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं, जब ऑफ द लग गया हो नाउन और इन वर्ड्स के बीच में, तो नाउन कैसी होती है गाइस? नाउन रहती है प्लूरल, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होने वाला है। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब कैसी रहेगी? वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। वर्ब सिंगुलर क्यों रहेगी? क्योंकि ईच और एवरी एक एक को पॉइंट कर रहे हैं, ईदर ज़्यादा में से एक को पॉइंट कर रहा है, नीदर भी ज़्यादा में से एक को ही पॉइंट कर रहा है। तो एट द एंड ये एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा में से एक की या एक में से एक की। ठीक है, तो वर्ब कैसी रहनी चाहिए? ऑलवेज सिंगुलर। जब ऑफ द लगा है तो नाउन प्लूरल। सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं ये कैसा है। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, ईदर ऑफ द गर्ल्स और गर्ल हैज़ और हैव completed the project। ठीक है गाइस, सेंटेंस है हमारे पास ये। जल्दी से बताइए नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन मैंने आपको बोला कि ईदर के साथ ऑफ द लगा है तो नाउन प्लूरल होगा, ईदर ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, एवरी के साथ तो ऑफ द लगा नहीं सकते, तो एवरी ऑफ द गर्ल नथिंग, कुछ नहीं होगा ये, नीदर ऑफ द गर्ल्स, राइट। उसके बाद वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि ईदर ऑफ द गर्ल्स का मतलब है कि जो भी दो गर्ल्स हैं उनमें से किसी एक ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? तो इसीलिए नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल जो है वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड है, जिनके बेसिस पर सेंटेंस जो है वो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब वो वर्ड्स क्या है कि कभी कभी कोई सेंटेंस जब स्टार्ट हो मैनी ए या फिर एंड से, ठीक है, जब एक सेंटेंस स्टार्ट हो मैनी ए या फिर मैनी एंड से, जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मैनी अ बॉय हैज़ लेफ्ट। ठीक है, मैनी का क्या मतलब है कि ज़्यादातर बॉयज़ जो हैं वो जा चुके हैं, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैनी ए या मैनी एंड लगाएगा, कुछ ऐसा सेंटेंस गाइस अगर तुम लोगों को सेंटेंस में दे दिया पार्ट ए, बी, सी और पार्ट डी दे दिया नो एरर का, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को जब पता ना हो कि मैनी के बाद ए या एन लगता है तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एरर निकाल देते हैं। नहीं, जब भी सेंटेंस मैनी ए या एन से स्टार्ट हो तो हमेशा याद रखना है उसके आगे अगर कोई नाउन लगा है या फिर कोई प्रोनाउन लगा है और वर्ब लगा है तो ये सब के सब ही सिंगुलर रहते हैं। नाउन भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मैनी अ गर्ल्स आर लीविंग फॉर देयर सेमिनार। ठीक है, मैनी अ गर्ल्स मतलब सभी गर्ल्स जो हैं वो जा रही हैं अपने सेमिनार के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है तो हमारा नाउन हो, प्रोनाउन हो या वर्ब हो, सब के सब सिंगुलर ही रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स की जगह क्या होने वाला है, गर्ल, मैनी अ गर्ल। अब देखो अ लगा है ना यहाँ पे, मतलब एक तो सिंगुलर ही रखना है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। अगर कोई वोवल की साउंड दे रहा है तो उसकी जगह आप लोग एंड, ए और एंड का डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, इज लिविंग फॉर देयर। देयर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन के लिए। ठीक है, दे के लिए, यहाँ पर गर्ल्स हैं तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हर सेमिनार। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैनी अ गर्ल इज लिविंग फॉर हर सेमिनार। ठीक है गाइस, तो ये रिलेटेड है मैनी ए या एंड से। ठीक है, कुछ और वैसे वर्ड्स देखते हैं, ऐसे फ्रेजेस देखते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि मैं बोलूँ, जब एक सेंटेंस स्टार्ट हो
सिक्स्थ रूल, अ ग्रेट मैनी से। अभी तक मैंने बात की थी मैनी ए या एन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो अ ग्रेट मैनी से, तो इसका केस जो है इसके केस से एकदम उल्टा है। यानी जब एक सेंटेंस स्टार्ट होगा अ ग्रेट मैनी से, उस वक्त आप चाहे ही नाउन यूज़ करें, प्रोनाउन यूज़ करें, और जो वर्ब यूज़ करें वो कैसा होगा, ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रेट मैनी लगाया, हमें पता है नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और साथ ही साथ जो प्रोनाउन लगा है वो भी प्लूरल। जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, अ ग्रेट मैनी से। ठीक है गाइस, देखते हैं नेक्स्ट वन, रूल नंबर 7। ठीक है, अब जब एक सेंटेंस स्टार्ट होता है कुछ ऐसे वर्ड से, ऐसे फ्रेजेस से, जैसे अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ वेराइटी ऑफ, अ क्वांटिटी ऑफ, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, कुछ ऐसा, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, बेसिकली पार्टीशंस दिए हों, अ क्वार्टर ऑफ, एटसेट्रा। ठीक है, जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो कुछ ऐसे वर्ड से, यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, 1/4 ऑफ, कुछ ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। तो उस वक्त इन वर्ड्स के साथ आप लोग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, गेस कीजिए जल्दी से, कैसे यूज़ करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर गेस करने वाला कुछ है नहीं। यहाँ पर जब ऐसे वर्ड्स दिए हो तो आप वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही चूज़ करते हैं, यानी कि जैसा सब्जेक्ट इनके साथ लगा है वैसा ही वर्ब होगा। अगर इनके साथ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा जब ऐसे वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बात की अ ग्रेट मैनी की, मैनी ए या मैनी एन की, उस वक्त आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं ऐसा बोलूँ, 1/4 ऑफ पीपल इज और आर इलिटरेट। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ, 1/4 ऑफ सिटी इज और आर इलिटरेट। अब मैंने बोला 1/4 लोग जो हैं, कहीं भी लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, या फिर 1/4 जो सिटी का है वो इलिटरेट है। तो जल्दी से, तो वर्ब जो है वो कैसे चूज़ करेंगे, वर्ब इज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन वर्ड्स के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पीपल, अ प्लूरल वर्ड, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। सेम सेंटेंस है लेकिन चेंज कहाँ पर है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या दिया है, सिटी, सिटी है तो यहाँ पर मैं क्या चूज़ करूँगी, इज़। तो इन वर्ड्स के साथ, यहाँ मैंने 1/4 लिखा है, आप कुछ भी वर्ड ले लें, कोई भी फ्रेज ले लें, इन वर्ड्स के साथ हमेशा ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब का चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स, जैसे कि गाइस देखिए, हम लोग अक्सर बोलते हैं अ नंबर ऑफ, या फिर हम लोग बोलते हैं द नंबर ऑफ, राइट, यानी कि हम आर्टिकल्स में चेंज करते हैं। रूल 8, अक्सर लिखते हैं अ नंबर ऑफ, ऐसा फ्रेज कुछ लिखते हैं आप, या फिर आप लिखते हैं द नंबर ऑफ, ऐसा भी लिखते हैं। चेंज कहाँ हुआ, नंबर ऑफ तो सेम है, सिर्फ आर्टिकल में, ए और द में। अब क्या यहाँ पर मैंने ए लगाया या मैंने द लगाया, क्या इस फ्रेज की यूजेज में कुछ डिफरेंस आएगा, बिल्कुल डिफरेंस आएगा। देखिए गाइस, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं लिखूँ अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर अ ग्रेट और ग्रेटर नंबर ऑफ, जब मैं ऐसे फ्रेजेस से अपना सेंटेंस स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा ही नाउन और वर्ब प्लूरल रहते हैं। ठीक है, इनके केस में हमेशा ही नाउन एंड वर्ब प्लूरल लिखे
जाते हैं। ठीक है, अब लार्ज नंबर ऑफ है तो नाउन तो प्लूरल ही होने वाला है और वर्ब भी प्लूरल ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ द नंबर ऑफ की, तो द नंबर ऑफ के केस में आप लोग वर्ब हमेशा सिंगुलर रखते हैं। यहाँ पर जब द लगा है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अ लगा है, अ लार्ज नंबर ऑफ लगा है, ग्रेटर नंबर ऑफ लगा है, वर्ब प्लूरल होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ नंबर ऑफ soldiers a number of soldiers are present in the event. Second example, the number of टॉफीज इज 50। ठीक है, तो गाइस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ लगा है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब जब द नंबर ऑफ लगा है तो ज़्यादा नंबर है तो ऑब्वियसली वर्ब तो प्लूरल हो, सॉरी सब्जेक्ट तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन जो उसके लिए आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, इज़, यहाँ पर वर्ब होगी आर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट रूल हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखिए, मैंने आप लोगों को दो सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए जहाँ पर हम उनके बीच के फ्रेजेस चेंज कर रहे थे। जैसे कभी एज वेल एज लगा तो क्या होगा, ईदर और लगा तो क्या होगा, अगर वो सेम आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होगा, या फिर सिर्फ एंड लगा है कोई आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो क्या होगा। ठीक है, अब सेम बात है, दो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में एंड है और उसके साथ आर्टिकल्स भी गिवन है। ध्यान से देखिएगा, रूल 9, सब्जेक्ट 1, उसके बाद एंड कंजंक्शन, देन सब्जेक्ट 2। अब सब्जेक्ट 1 के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ हुआ है, आर्टिकल आप सभी लोग जानते हैं, ए एंड द को हम कहते हैं आर्टिकल्स, राइट। सब्जेक्ट 2 के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ हुआ है, तीनों में से ए एंड द। जब दोनों सब्जेक्ट के साथ ही आर्टिकल्स का यूज़ हुआ होता है उस वक्त हम लोग वर्ब कैसे रखते हैं, उस वक्त हम वर्ब रखते हैं प्लूरल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। अब इसमें जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ है और वो एक सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 2 के साथ कोई भी आर्टिकल गिवन नहीं है, उस वक्त आप लोग वर्ब कैसी चूज करते हैं, सिंगुलर। ठीक है गाइस, ऐसा क्यों होता है ये आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझिए। अब मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख दूं, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर इज आर कमिंग। ठीक है जी, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज और आर कमिंग। सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है, आर्टिकल्स में। यहाँ पर मैंने दोनों सब्जेक्ट के साथ, डायरेक्ट के साथ भी आर्टिकल का यूज़ किया, प्रोड्यूसर्स के साथ भी आर्टिकल का यूज़ किया, लेकिन आप लोग सेकेंड सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल का यूज़ सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ किया है। तो मैंने आपको बताया जब दोनों के साथ आर्टिकल का यूज़ किया वर्ब प्लूरल, जब एक के साथ किया गया है वर्ब सिंगुलर। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए गाइस, हमें पता है आर्टिकल्स जो हैं वो एक नाउन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, राइट। आर्टिकल्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर जब एक आर्टिकल ने डायरेक्टर को स्पेसिफाई किया, दूसरे ने प्रोड्यूसर को स्पेसिफाई किया, दोनों अलग अलग स्पेसिफाइड हुए, दैट मीन्स ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो अलग अलग लोग हैं, ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, दो हैं, तो ऑब्वियसली वो प्लूरल होने वाली है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्टर को स्पेसिफाई कर दिया गया कि डायरेक्टर है, उसके बाद एंड ने क्या किया, प्रोड्यूसर को इससे कंबाइन कर दिया। एंड क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है, इससे कंबाइन कर दिया, और प्रोड्यूसर का अपना कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं था। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही पर्सन है, जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर भी है और वे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ब कैसी चूज़ करेंगे, इज़।
समझ में आ गया इस बात? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता दूं, जब एक ही बार स्पेसिफाई किया गया था, एक ही सब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया गया होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। दोनों को अलग अलग किया है तो प्लूरल होता है। एक और नोट जो आपको इस रूल के साथ ध्यान में रखना है कि कई बार हमें ऐसा एरर भी दे दिया होता है, जैसे मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसा लिख दूं, डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर इज कमिंग। ठीक है, डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर इज कमिंग। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि ठीक है मैम, डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर को स्पेसिफाई कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। लेकिन नहीं, जब भी अगर आपको कोई, या तो दोनों को ना लगाओ, ठीक है, दोनों को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी एक को लगाना है तो वो आर्टिकल हमेशा फर्स्ट वाले के साथ ही होना चाहिए और सेकेंड वाला उसके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, सिर्फ सेकेंड के साथ अकेला आर्टिकल नहीं हो सकता। मैंने 2 फॉर्मेट्स लिखवाए हैं, ध्यान से समझिए। या तो दोनों के साथ होगा, ठीक है, एक केस। सेकेंड केस जो मैंने आपको फर्स्ट केस समझाया था कि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 कोई भी आर्टिकल नहीं था। और थर्ड पॉइंट कि होगा तो सब्जेक्ट 1 के साथ होगा, उस वक्त वो दोनों एक ही पर्सन या एक ही नाउन प्रोनाउन को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था रूल रिलेटेड टू आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। कल हम लोग करेंगे पार्ट 2, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं आप लोगों को करवाऊंगी। टिल देन इतना जितना भी पढ़ाया गया है उतना ध्यान से पढ़ लीजिए। फाइन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।